दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक मर्डर मिस्ट्री मूवी लेकर आया हूँ जिसका नाम है वीवन मर्डर केस। दोस्तों, पूरी मूवी सस्पेंस और थ्रिल से भरी है और साथ में इसमें ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। साथ ही ये मूवी एक सोशल मैसेज भी देकर जाती है, इसलिए मूवी को लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मूवी की शुरुआत होती है नर्मदा नाम की एक लड़की से, जो अपना ऑफिस खत्म करने के बाद अपने घर पर जा रही होती है। तो वहीं दूसरे सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने टूल बॉक्स से एक स्क्रू ड्राइवर निकाल रहा होता है। अब नर्मदा जिस रास्ते से जा रही होती है, वहीं पर मास्क पहना हुआ एक लड़का अपनी साइकिल के पास बैठकर उसे ठीक करने में लगा होता है। यहाँ से नर्मदा के थोड़ा आगे जाने के बाद वो लड़का अपनी साइकिल लेकर वहाँ से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि नर्मदा को एक कार फॉलो करने लगती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद वो कार भी वहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद फिर से नर्मदा के थोड़ा आगे जाने पर एक आदमी उसे चुपके से फॉलो करने लगता है और फिर वो भी थोड़ी देर बाद वहाँ से अपना रास्ता बदल लेता है। पर इसी बीच अचानक एक अनजान आदमी नर्मदा के गले पर वार करता है, जिससे नर्मदा पूरी तरीके से घायल हो जाती है और किसी तरह घसीटते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है। अब नर्मदा अपने घर के अंदर जाने की कोशिश करने लगती है, पर तब तक उसका शरीर पूरी तरह से जवाब दे जाता है और उसके अंदर की हिम्मत ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी होती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें वो आदमी दिखाया जाता है जिसके हाथ में वो स्क्रू ड्राइवर होता है और उस स्क्रू ड्राइवर पर बहुत ज्यादा खून भी लगा होता है। इसके बाद वो आदमी जल्दी से वॉशरूम में जाकर अपने हाथों को और स्क्रू ड्राइवर को धोकर रख देता है। ये कोई और नहीं बल्कि वही आदमी होता है जिसने नर्मदा पर हमला किया था। पर इसका नाम क्या है और ये कौन है, ये हमें आगे परत दर परत पता चलेगा। खैर, उधर नर्मदा घर के बाहर ही अपना दम तोड़ देती है। फिर इसके बाद सीन एक दूसरे आदमी पर आता है जो एक सुनसान घर में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। अब वो आदमी एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पर सभी जगह कैंडल्स ही कैंडल्स जल रहे होते हैं। इसके बाद वो आदमी एक रूम के अंदर जाता है जहाँ उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। अब वो उस बच्ची को कुछ पूछने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इतने में वो बच्ची उससे डरकर वहाँ से भाग जाती है और इसी तरह वो आदमी उस बच्ची के पीछे जाते जाते एक और दूसरे रूम में आ जाता है जहाँ अब उसे वो लड़की वायलिन बजाती हुई दिखाई देती है। वो ये सब देखकर हैरान हो जाता है कि इतने में एक आदमी पीछे से आकर उस लड़की को गोली मार देता है और ऐसा होते ही प्रेजेंट में एक आदमी की आंख खुलती है जिसका नाम होता है अग्नि। यहाँ हमें पता चलता है कि पेशे से अग्नि एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट है और अब तक हमने जो देखा वो असल में अग्नि की हिप्नोटाइज्ड कंडीशन थी, यानी कि यहाँ पर एक डॉक्टर उसका इलाज कर रही होती है और हिप्नोटिज्म उसका एक पार्ट होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अग्नि को निक्टोफोबिया नाम की एक बीमारी होती है जिसमें किसी आदमी को अंधेरे से बहुत डर लगता है। हम देखते हैं कि अग्नि जहाँ भी हो वो 6 बजे तक घर वापस आ जाता है और 6 बजने के बाद अपने घर से बाहर नहीं जाता है। इसके लिए अग्नि ने एक टाइमर भी सेट कर लिया था, यानी हर दिन 5:30 बजे उसकी वॉच में एक अलार्म बजता है ताकि वो कभी पैनिक ना हो। पर इतना सब करने और डॉक्टर के ट्रीटमेंट के बाद भी अग्नि के ऊपर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई देता। अब वहाँ से अग्नि एक स्कूल में जाता है और वहाँ वो एक बच्ची को ऑब्जर्व करने लगता है। वो बच्ची अपने स्कूल से बाहर आकर एक बलून को खरीदती है, लेकिन तभी एक दूसरा छोटा बच्चा उसके हाथ से वो बलून छीन लेता है और ये देखकर वो बच्ची थोड़ी सी मायूस हो जाती है। लेकिन अग्नि ये चीज देख रहा होता है, इसलिए वो एक दूसरा बलून खरीदकर उस बच्ची के बैग में रख देता है। पर आखिर ये बच्ची है कौन, ये हमें अभी नहीं बताया जाता। आगे हम देखते हैं कि अग्नि सिर्फ एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही नहीं बल्कि एक मेंटोर भी होता है जो अक्सर स्टूडेंट्स को क्लासेस दिया करता है। अब हमें यहाँ पर लूना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो अग्नि की कलीग होती है और उसकी फ्रेंड भी। वो उसके पास एक केस को लेकर आती है और ये केस किसी और का नहीं बल्कि नर्मदा का ही होता है जिसका हमने पिछले सीन में मर्डर होते हुए देखा था। लेकिन अग्नि अपने कुछ पर्सनल कारणों की वजह से इस केस को हैंडल करना नहीं चाहता था, पर थोड़ी देर के डिस्कशन के बाद आखिरकार वो इसके लिए रेडी हो जाता है। तो इस तरह से वो दोनों एक एक करके अब अपनी इंटेरोगेशन शुरू कर देते हैं। अब पहले ये दोनों उसी आदमी को बुलाते हैं जिसे हमने शुरुआत में वॉशरूम के अंदर उस स्क्रू ड्राइवर को साफ करते हुए देखा था और इस आदमी का नाम होता है इम्बा। हमें पता चलता है कि वो असल में नर्मदा का बॉयफ्रेंड होता है। अब इम्बा इन दोनों को अपनी कहानी बताने लगता है। वो कहता है कि हम दोनों पिछले 4 सालों से लिविंग रिलेशनशिप में थे और दोनों में बहुत ही प्यार भी था, लेकिन इन दोनों के बीच सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी
और वो थी उनका मोबाइल फोन। यानी इम्बा को ये पसंद नहीं था कि नर्मदा फोन यूज करे, इसलिए फोन को लेकर हमेशा इन दोनों में झगड़ा बना रहता था और इसी वजह से इम्बा नर्मदा के ऊपर बहुत ज्यादा शक भी करने लगा था। अब नर्मदा के फोन में जिस किसी का भी मैसेज आता है वो उसके बारे में उससे पूछने लगता है और इसी तरह से एक दिन एक चीज को लेकर दोनों का झगड़ा काफी बढ़ जाता है और इस बीच इम्बा नर्मदा का फोन तोड़ देता है। अब उसके बाद उसी दिन इम्बा नर्मदा को एक सड़क पर देखता है और फिर ये दोनों वहीं अपना झगड़ा करने लगते हैं। अब बहुत ज्यादा अपसेट होने की वजह से इम्बा अपने ऑफिस नहीं जाता और वापस अपने घर आ जाता है। फिर घर आने के बाद इम्बा को हैप्पी बर्थडे का ग्रीटिंग कार्ड मिलता है जो कुछ सालों पहले नर्मदा ने इम्बा को गिफ्ट के तौर पर दिया था। अब ये देखकर इम्बा को अपनी गलती का एहसास होता है कि वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो रहा है, इसलिए वो तय करता है कि वो आज के बाद नर्मदा के ऊपर कभी शक नहीं करेगा। फिर यहाँ हम देखते हैं कि सुबह जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी तो उसी लड़ाई के बीच एक कर्टन टूट गया था, इसीलिए अब उसी कर्टन को ठीक करवाने के लिए इम्बा अपने स्क्रू ड्राइवर को निकालता है और उसे ठीक करने लगता है। लेकिन इसी बीच उसका हाथ जख्मी हो जाता है और वो अपने वॉशरूम में जाकर अपना हाथ और वो स्क्रू ड्राइवर साफ करने लगता है। और दोस्तों, यही सीन हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर, अब इम्बा अपना हाथ साफ करके बाहर आता है तो उसे अपने घर के बाहर नर्मदा दिखाई देती है जो बहुत ज्यादा घायल हो गई थी। ये देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो फौरन भागते हुए उसके पास जाता है। वो पूछता है कि ये सब क्या हुआ, कैसे हुआ। वो बार बार उसे सॉरी पर सॉरी बोलने लगता है, लेकिन नर्मदा कोई जवाब नहीं दे पाती और वो अपना दम तोड़ देती है। अब प्रेजेंट में इम्बा इन दोनों से कहता है कि नर्मदा की मौत मेरी वजह से हुई है। मैंने उसका फोन तोड़ा नहीं होता तो वो शायद मुझे कॉल करती और शायद मैं उसे बचा लेता, इसीलिए मैंने ही उसे मारा है। और ऐसा कहकर वो काफी रोने लगता है। अब उसके बाद लूना इम्बा से पूछती है कि इतने साल लिविंग रिलेशनशिप में रहने के बाद भी तुम लोगों ने शादी क्यों नहीं की। तो इम्बा उन दोनों को बताता है कि असल में नर्मदा के पेरेंट्स मुझे पसंद नहीं करते थे क्योंकि मैं उनकी कास्ट से बिलोंग नहीं करता और दूसरा मेरा फाइनेंशियल स्टेटस भी लो है, इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं अच्छा खासा सेटल हो जाऊंगा तो मैं नर्मदा के घर जाकर शादी के लिए बात करूंगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। लेकिन ये सब कुछ होने के बीच में ही नर्मदा चल बसी। अब इम्बा ये सब इन दोनों को बताकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अग्नि को इस केस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो वहाँ से अपनी कार में आता है और अपने फोन में एक लड़की की फोटो को देखता रहता है। अब सीन यहाँ से फ्लैशबैक में जाता है जहाँ हम लूना को देखते हैं जो कि पहले किसी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर थी और उस वक्त भी अग्नि और लूना ये दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे। तो यहाँ पर लूना अग्नि को प्रिया नाम की एक लड़की का केस दिखाती है और अब हमें इस केस के बारे में बताया जाता है। दरअसल यहाँ पर हुआ ये था कि एक हफ्ते पहले पुलिस को किसी जगह पर प्रिया नाम की लड़की की लाश मिली थी और प्रिया को बुरी तरीके से रेप करके उसको मार दिया गया था। अब उसका पोस्टमार्टम करने के बाद प्रिया की बॉडी से उस आदमी का डीएनए सैंपल मिल जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक नई प्रॉब्लम ये थी कि जिस आदमी का आज सैंपल मिला वो आदमी तो 2 हफ्ते पहले ही एनकाउंटर में मारा जा चुका है। तो अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे पॉसिबल है कि मरा हुआ आदमी आकर प्रिया का रेप करके उसका कत्ल कर दे। लेकिन तभी उसी वक्त अग्नि उस केस को सॉल्व कर देता है। वो बताता है कि किलर ने पहले प्रिया का रेप किया और फिर उसे मारकर प्रिया की लाश को एक फ्रीजर के अंदर बंद कर दिया और फिर उसके 1 हफ्ते बाद पुलिस ने उस आदमी को किसी जुर्म में एनकाउंटर करके मार दिया। वो आगे बताता है कि इसमें गौर करने वाली बात यह है कि उस वक्त तूफान और बारिश का मौसम था और इस वजह से उस एरिया में 10 दिन तक पावर कट था, जिसके बाद पावर ना होने की वजह से आइस जमी नहीं और मेल्ट होने लगी, जिससे धीरे धीरे प्रिया की बॉडी सबके सामने आ गई। खैर, अब इसी तरह से अग्नि और लूना इस केस के बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पुलिस स्टेशन के बाहर प्रिया के फादर इंसाफ न मिलने की वजह से अपने आप को आग लगा लेते हैं। हालांकि अग्नि उनको बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है। अब चूंकि प्रिया के पिता के जज्बातों को देखकर उसने जो होते हुए देखा उससे उसे प्रेजेंट में नर्मदा के पेरेंट्स के बारे में याद आता है, इसलिए वो उनसे खुद से मिलने चला जाता है। वहाँ वो उन दोनों को समझाता है और फाइनली इस केस को अपने हाथों में ले लेता है। और दोस्तों, इसी केस का नाम होता है V1 केस, जो इस मूवी का भी नाम है। खैर, अब आगे ये दोनों इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि जिस दिन नर्मदा का मर्डर हुआ था उस दिन नर्मदा ने अपने बैंक अकाउंट से 1500 रुपए निकाले थे, लेकिन उसमें 400 रुपए कहीं मिसिंग थे।
अब ये सुनते ही अग्नि कहता है कि हमें पहले ये पता लगाना होगा कि आखिर वो 400 रुपए कहाँ पर मिसिंग हैं, या नर्मदा ने उनको कहाँ पर खर्च किया। इस तरह वो उसके ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करते हुए एक गिफ्ट शॉप पर पहुँचते हैं। तो वहाँ पूछने पर वो आदमी बताता है कि हाँ, ये लड़की हमारी शॉप पर आई थी, लेकिन उस लड़की का कार्ड रिजेक्ट हो गया था। वो ये भी बताता है कि इस लड़की का एक लड़का भी पीछा कर रहा था, जो उसे हमारी दुकान पर भी तंग कर रहा था, और जितना मुझे याद है वो लड़का R15 नाम की बाइक पर आया था। ये सुनते ही लूना उस एरिया की सभी R15 बाइक के सभी ओनर्स की डिटेल्स मंगवाती है। इसके बाद वो उन सारे फोटोज को उस शॉप ओनर को दिखाती है। तो फाइनली वो शॉप ओनर एक आदमी को पहचान लेता है और उस लड़के का नाम होता है सिद्ध। हम देखते हैं कि ये सिद्ध एक बहुत ही अलग किस्म का बंदा होता है, एक तरह का रोड साइड रोमियो। खैर, अब सिद्ध को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जो लूना को बताता है कि वो नर्मदा से प्यार करता था, लेकिन ये बात भी सच है कि उसका प्यार वन साइडेड था और नर्मदा हर बार उसे रिजेक्ट कर दिया करती थी। तभी लूना सिद्ध को नर्मदा का फोटो दिखाते हुए बताने लगती है कि किसी ने 11 सितंबर को नर्मदा का मर्डर कर दिया है। क्या इस मर्डर के पीछे तुम्हारा हाथ है? सच सच बताओ, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकती हूँ। तो ये सुनने के बाद सिद्ध कहता है कि ये आप क्या कह रही हैं मैडम, मैं किसी को मार नहीं सकता, ऊपर से वो लड़की तो बहुत सीधी सादी थी। लूना पूछती है कि अगर वो सीधी थी तो उसे गिफ्ट की शॉप पर परेशान क्यों कर रहे थे। इस तरह वो लूना को उस दिन की बात बताने लगता है कि नर्मदा अपने बॉयफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए उस गिफ्ट शॉप पर आई थी और ठीक उसी वक्त वो भी वहाँ नर्मदा के लिए गिफ्ट लेने आया था ताकि उसे गिफ्ट देकर प्रपोज कर सके। लेकिन इसी बीच जब नर्मदा ने एक टेडी खरीदा तो 400 रुपए का पेमेंट करते वक्त उसका कार्ड रिजेक्ट हो गया, इसलिए उसके जाते ही मैंने वो टेडी खरीद लिया। फिर जब उसी रात को नर्मदा अपने घर जा रही थी तो मैं उसे वो टेडी देकर प्रपोज करने लगा, लेकिन उल्टा नर्मदा ने अपने बैग से 400 रुपए निकालकर उस टेडी के साथ वापस कर दिए, जिसके बाद मैं वहाँ से चुपचाप चला गया। अब वहाँ पर अग्नि आता है और वो सिद्ध से पूछताछ करने लगता है। सिद्ध से उसे पता चलता है कि वो इम्बा से नफरत करता था, क्योंकि इम्बा नर्मदा का बॉयफ्रेंड था और हर वक्त उससे लड़ता रहता था। फिर अग्नि पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि वो उससे लड़ता रहता था। तो सिद्ध उसे एक दिन का इंसिडेंट बताता है। जब सिद्ध अपने रास्ते से जा रहा था तो सड़क पर नर्मदा और इम्बा ये दोनों आपस में झगड़ा कर रहे थे। खैर, अब पूछताछ के बाद अग्नि सिद्धू को वहाँ से जाने के लिए कह देता है, लेकिन तभी वहाँ पर लूना आती है और अग्नि पर चिल्लाने लगती है कि तुमने इस मेंटल सिद्धू को ऐसे ही कैसे जाने दिया। तो अग्नि लूना को समझाते हुए कहता है कि सिद्ध कत्ल नहीं कर सकता, क्योंकि वो बस एक रोड साइड रोमियो है। उसे एक लड़की नहीं मिली तो वो दूसरी लड़की के पीछे पड़ जाएगा। ऐसे लोग यही करते हैं, लेकिन वो किसी का कत्ल नहीं करेगा। अब इसके बाद ये लोग पूछताछ के लिए जूलिया को बुलाते हैं। जूलिया असल में नर्मदा की कलीग होती है और नर्मदा के फोन में सबसे ज्यादा जूलिया के ही कॉल्स थे, यानी वो दोनों आपस में काफी बात किया करते थे। अब उसे पता चलता है कि वो भी इम्बा को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि इम्बा हर वक्त नर्मदा पर शक करता था और उसे मुझसे भी बात नहीं करने देता था। इस बीच जूलिया भी उसी दिन का इंसिडेंट बताती है, जिस दिन जूलिया अपने ऑफिस से बाहर जा रही थी तो बाहर सड़क पर इम्बा और नर्मदा ये दोनों झगड़ा कर रहे थे और काफी लोग उन दोनों को देख रहे थे। अब जूलिया इन दोनों को ये भी बताती है कि नर्मदा के फादर ने अपने टर्म्स का यूज करके नर्मदा को मेडिकल कॉलेज में सीट दिलवाई थी, जबकि नर्मदा मेडिकल करना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से नर्मदा ने अपने पेरेंट्स से 2 साल तक बात नहीं की थी। वो ये भी बताती है कि उसके पेरेंट्स भी इम्बा को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो कम कमाता था और उसके पास कोई भी स्टेटस नहीं था। लेकिन नर्मदा इम्बा को बहुत चाहती थी। इतना ही नहीं, उसने अपने इंश्योरेंस के पेपर पर एज ए नॉमिनी अपने पेरेंट्स का नहीं बल्कि इम्बा का नाम लिखा रखा था। लेकिन वहीं एक तरफ इम्बा था जो हर वक्त नर्मदा पर शक करता रहता था। तो ऐसा हो सकता है कि शायद इम्बा ने ही नर्मदा का मर्डर किया हो। तो अब जूलिया की बातें सुनकर अग्नि और लूना इम्बा से एक बार फिर से मिलने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये उसको नहीं बुलाते बल्कि खुद उसके घर पर पहुंच जाते हैं, और वो भी पूरी पुलिस फोर्स के साथ, ताकि वो डरकर सही बात बता दे। लेकिन घर के अंदर जाने के बाद उन्हें ये पता चलता है कि इम्बा तो इस दुनिया में नहीं रहा, और ये देखकर इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। लूना समझ जाती है कि शायद जिसने नर्मदा को मारा होगा उसने ही इम्बा को मारा है, ताकि उन्हें असली गुनहगार का पता ना चल सके। पर अब अग्नि उस रूम में इंस्पेक्शन करने लगता है जहां उसको एक सिरिंज दिखाई देती है, और उसी तरह एक टेबल पर ये लिखा होता है कि आई किल हर। तो इस तरह से ये सब देखकर अग्नि सारा मामला समझ जाता है। वो लूना को बताता है कि ये कोई मर्डर नहीं बल्कि आत्महत्या है। इम्बा ने खाली सिरिंज अपनी नस में चढ़ा ली थी, जिसकी वजह से उसकी आर्टरी में एयर ब्लॉकेज हुआ है
और हार्ट अटैक से इसकी मौत हो गई है। वो कहता है कि असल में इम्बा नर्मदा की मौत को लेकर गिल्ट में था और ये समझता था कि नर्मदा की मौत उसी के कारण से हुई है, इसीलिए उसने ये लिखकर अपने आप को खत्म कर लिया। इसके बाद अग्नि और लूना ये दोनों उस एरिया के हर एक घर पर जाकर पूछताछ करने लगते हैं कि 11 सितंबर की रात को आपको किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी थी। तो ऑलमोस्ट सभी लोग एक जैसा ही जवाब देते हैं और मना कर देते हैं कि नहीं, उन्होंने ऐसी कोई भी आवाज नहीं सुनी और ऐसा कुछ भी नहीं देखा। कुछ लोग तो ये भी कह देते हैं कि वो लोग उस दिन घर पर थे ही नहीं। तो इस तरह से ये दोनों अब टोटल 84 घरों में जाते हैं, जिनमें सभी का एक जैसा जवाब होता है, लेकिन सिर्फ एक घर ऐसा होता है जिसका मालिक अपना दरवाजा ही नहीं खोलता और 2 घर ऐसे होते हैं जिन पर ताला लगा हुआ था। अब इसी बीच जावेद नाम का एक खबरी हवलदार अग्नि को कॉल करके ये बताता है कि 11 सितंबर को उसके एरिया में चेन खींचने का एक केस आया था, यानी जिस दिन नर्मदा का मर्डर हुआ उसी दिन उस एरिया में चोरी भी हुई थी। अब फोन पर बात करते हुए अचानक अग्नि को एक घर में थोड़ी सी आहट सुनाई देती है। तो अग्नि उस घर का दरवाजा ओपन करता है, जिसमें एक डॉग अंदर से ऊपर टेरेस की तरफ जाने लगता है और अग्नि उसका पीछा करने लगता है। फिर टेरेस पर हम देखते हैं कि एक आदमी वहाँ पर बैठा हुआ है और लूना ने इसी घर के बारे में बताया था कि इस एरिया में मौजूद एक घर वाले ने अपना दरवाजा नहीं खोला था। अब यहाँ हमें इसी आदमी का नाम पता चलता है, जो होता है अविनाश। अब अग्नि और लूना ये दोनों ही अविनाश के ऊपर इल्जाम लगाने लगते हैं और इन इल्जामों को सुनते ही अविनाश बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो शॉर्ट टेम्पर्ड होकर लूना से लड़ने लगता है। इसी बीच अब वो उन दोनों से हाथापाई शुरू कर देता है और तभी हम देखते हैं कि अविनाश अग्नि को दूर धकेलकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन अग्नि भी बिना रुके अविनाश का पीछा करता ही रहता है और उसको चेस करते करते शाम से रात होने लगती है, जिस वजह से अग्नि का अलार्म बजने लगता है। फिर देखते ही देखते अविनाश अग्नि को एक जगह पर लेकर आता है और वो अग्नि को मारने लगता है और फिर इसी हाथापाई में वहाँ की लाइट टूट जाती है, जिससे वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। अब दोस्तों, जैसा कि हम पहले से ही जानते हैं कि अग्नि को निक्टोफोबिया है, तो वो उस अंधेरे से घबराने लगता है और अविनाश के सामने कमजोर पड़ जाता है, जिसका फायदा उठाते हुए अविनाश अग्नि को किसी रूम में बंद कर देता है और वहां से भाग जाता है, जिसकी वजह से अग्नि वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब उसके थोड़ी ही देर बाद ट्रेस करते हुए लूना भी वहां पर पहुंच जाती है और अग्नि को फौरन बाहर निकालकर उसे हॉस्पिटल भेज देती है। उसके बाद लूना और कुछ पुलिस वाले अविनाश को पकड़ ही लेते हैं, जिसके बाद लूना अविनाश से पूछने लगती है कि बताओ, तुमने ही नर्मदा का कत्ल किया है ना? लेकिन अविनाश इस बात से साफ साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं तो किसी नर्मदा को जानता ही नहीं, तो उसको मारूंगा क्यों? लेकिन लूना को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, इसीलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर बाहर चली जाती है। इसी बीच हम अग्नि को देखते हैं, जिसे ऑर्फनेज से एक औरत कॉल करती है और कहती है कि देखिए, सैम बहुत ही ज्यादा जिद कर रही है, वो अपने पापा से मिलना चाहती है और अब मैं उसे संभाल नहीं सकती, इसलिए प्लीज आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर आ जाइए और सैम को समझाइए, तभी वो समझ पाएगी। यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने जिस बच्ची को देखा था, ये सैम असल में वही बच्ची है। तो अब यहाँ से सीन सैम के फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि अग्नि के परिवार में उसकी बीवी थी और वो उसके साथ बहुत ही खुशी खुशी अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा था। उसकी बीवी का नाम था ब्लेसी और ब्लेसी बहुत ही जल्दी ही माँ बनने वाली थी, जिससे ये दोनों अपने आने वाले मेहमान की तैयारी में लगे होते हैं। अब ये दोनों इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बाहर एक आइसक्रीम बेचने वाली की आवाज आती है। तो ब्लेसी अब अग्नि से कहती है कि मुझे आइसक्रीम चाहिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ऐसा कहकर वो आइसक्रीम लेने के लिए नीचे जाती है और तभी अचानक अग्नि को गन फायरिंग की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर अग्नि बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और वो नीचे आ जाता है। अब नीचे आकर वो देखता है कि ब्लेसी को गोली लगी है और वो मर चुकी है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। वहीं थोड़ी दूर पर ब्लेसी का फोन भी पड़ा होता है और उसमें वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है। अब अग्नि अपनी नजर घुमाकर दरवाजे के पास देखता है तो उसे वहाँ पर बाहर वो आइसक्रीम वाला दिखाई देता है, जिसे देखते ही वो उसके पीछे पागलों की तरह भागने लगता है और वो आदमी भी फौरन वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन इसी भागा दौड़ी में उस आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। और एक्सीडेंट की यही घटना और अपनी पत्नी के साथ हुए हादसे को देखकर ही अग्नि को वो निक्टोफोबिया हो गया था
और उस दिन के बाद से उसे अंधेरे से डर लगने लगा था। अब उस आदमी का एक्सीडेंट होते ही अग्नि वहाँ पर अनकॉन्शियस फील करने लगता है और बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसे होश आता है तो लूना उसे वो वीडियो क्लिप दिखाती है जो ब्लेसी के मरते वक्त रिकॉर्ड हो गई थी। उस वीडियो से सभी को पता चलता है कि असल में किसी ने ब्लेसी को नहीं मारा था, बल्कि ब्लेसी खुद मजाक मजाक में अपने हाथ में गन लिए नीचे आ रही थी और तभी अचानक बाय मिस्टेक उससे वो गन फायर हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर वो लूना से पूछता है, तो फिर वो आइसक्रीम वाला मुझे देखकर क्यों भाग रहा था? तो लूना उसे बताती है कि अरे वो आदमी तो ऐसे ही डर के भाग रहा था, क्योंकि वो भी गोली की आवाज सुनकर वहाँ आया होगा, लेकिन उसने जब तुम्हें वहाँ देखा तो उसे लगा होगा कि तुमने ब्लेसी को मारा है, इसलिए तुम उसको भी मारने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे हो, इसीलिए अब वो भी भाग रहा था। लेकिन एक्सीडेंटली वो भी भागते हुए गाड़ी से टकरा गया और उसकी भी मौत हो गई। अब अग्नि को ये सुनने के बाद बहुत बुरा लगता है और वो लूना से पूछता है कि क्या उस आदमी का कोई परिवार है? तो लूना बताती है कि हाँ, उसकी बीवी तो उसे पहले ही छोड़कर चली गई थी, लेकिन उसकी एक बेटी है जिसका नाम है सैम और उसी की वजह से वो आइसक्रीम बेचने का काम किया करता था। ये सब जानने के बाद अब अग्नि सैम को अच्छा फ्यूचर देने के लिए उसे एक अनाथ आश्रम में छोड़ देता है और उसका लीगल गार्जियन बन जाता है। लेकिन बेचारी सैम को अब तक पता नहीं होता कि उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। खैर, दूसरी तरफ अग्नि का सीनियर भी ये कंफर्म कर लेता है कि ये अविनाश ही असली कातिल है, लेकिन अग्नि अभी भी किसी की बात से सहमत नहीं था। वो कह रहा था कि अविनाश कातिल नहीं है, हमसे कोई ना कोई चूक हो रही है। अब तभी अचानक अग्नि को जावेद की बात याद आती है, जिसने उसी दिन चेन के चोरी होने वाली बात बताई थी। इसलिए अब उसके बारे में पूछताछ करने के लिए अग्नि और लूना ये दोनों ही उस औरत के पास जाते हैं जिसका चेन चोरी हुआ था। वो औरत इन दोनों को बताती है कि 11 सितंबर की रात को जब ये और उसका बच्चा अपने घर पर जा रहे थे तो अचानक एक लड़का साइकिल पर आकर उस औरत के गले से चेन खींचकर वहाँ से चला गया। तो अग्नि अब उससे पूछता है कि क्या आपको उस साइकिल के बारे में कुछ याद है? तो वो औरत कहती है कि मैंने तो उसकी साइकिल पर गौर नहीं किया, लेकिन तभी उस औरत का बच्चा उस साइकिल के बारे में बताता है कि वो किस रंग की थी और कौन से ब्रांड की थी, नई थी या पुरानी थी। फिर ये जानने के बाद अग्नि और लूना दोनों ही साइकिल ट्रेनिंग स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, जहां पर साइकिल रेस की ट्रेनिंग दी जा रही होती है। अब अग्नि वहां के बच्चों से कुछ पूछताछ करता है तो उसमें से एक बच्चा डर के मारे वहां से भागने लगता है, लेकिन अग्नि और लूना कैसे भी करके उस बच्चे को पकड़ ही लेते हैं। अब ये दोनों उस लड़के से पूछताछ करने लगते हैं तो वो लड़का उनको बताता है कि दरअसल उसे अपने फ्रेंड को पार्टी देनी थी, जिसके चलते उस लड़के ने अपने घर पर कुछ पैसे मांगे, लेकिन जब उसके पेरेंट्स ने पैसे देने से मना कर दिया तो वो लड़का चोरी करने पर उतर आया। वो कहता है कि मैंने चोरी जरूर की, लेकिन मैंने किसी को नहीं मारा और मैं किसी नर्मदा नाम की लेडी को जानता तक नहीं। लूना उससे पूछती है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें उस रात के बारे में कुछ और याद है? तो वो लड़का थोड़ा याद करते हुए कहता है कि हाँ, जब मैं चोरी करके अपनी साइकिल से भाग रहा था तो वहाँ एक आदमी से मेरी टक्कर हुई थी, जिसके चलते उसका चश्मा नीचे गिर गया था और उसके टुकड़े हो गए थे, लेकिन मैं वहाँ पर रुका नहीं बल्कि अपनी साइकिल को लेकर वहाँ से भाग गया। इसके बाद वो लड़का अग्नि और लूना को उसी लोकेशन पर ले जाता है जहाँ पर उसकी टक्कर हुई थी और सच में वहाँ पर कुछ ग्लासेस के टुकड़े पड़े होते हैं। अब उन ग्लासेस के टुकड़ों को फौरन एक लैब में भेज दिया जाता है, जहाँ जांच से ये पता चलता है कि वो ग्लासेस किसी और के नहीं बल्कि अविनाश के ही हैं। यानी एक बार फिर से इस केस की सुई अविनाश के ऊपर आकर लटक जाती है, लेकिन अग्नि को अभी भी भरोसा था कि अविनाश इसके पीछे नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि अग्नि सैम को लेने के लिए ऑर्फनेज जाता है, क्योंकि सैम अपने पिता से मिलने की बहुत ज्यादा जिद कर रही थी। अब वो उसे अपने घर पर लाने का डिसाइड करता है और उसे वहाँ से लेकर अपने घर के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब ये दोनों घर पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में अग्नि संगी के पास जाता है, जो असल में अविनाश की पड़ोसन थी। अग्नि उसके पास इसीलिए आता है ताकि उसे अविनाश के बारे में और जानकारी मिल सके। अब संगी उसे बताती है कि एक्चुअली अविनाश एक पागल किस्म का इंसान है, मतलब कि उसे कुछ दिमाग की बीमारी है और मैं उसकी डॉक्टर भी हूँ और वो मेरे पास हमेशा इलाज के लिए आता रहता है। लेकिन अब क्योंकि ये मर्डर केस का मामला था और मैं इसमें फंसना नहीं चाहती थी, इसीलिए मैंने उस दिन उसे पहचानने से इनकार कर दिया था। अब इसी बीच वहाँ पर अविनाश आ जाता है और इन दोनों की बातें सुन लेता है, जिससे उसे संगी के ऊपर बहुत गुस्सा आता है और वो एक साइको की तरह संगी के ऊपर हमला करने लगता है। लेकिन अग्नि अविनाश को रोकने की कोशिश करता है, पर ये पागल अविनाश उल्टा अग्नि की कार को ही लेकर भागने लगता है, जिसमें सैम पहले से ही बैठी होती है। अग्नि उससे कहता है कि कार में मेरी बच्ची है
चुपचाप बाहर आ जाओ। लेकिन अविनाश एक नहीं सुनता और वहाँ से कार लेकर निकल जाता है, जिसके बाद अग्नि भी उसका पीछा करते करते उसके पास तक पहुँच जाता है। लेकिन इतनी देर में शाम हो जाती है और इसी चेजिंग में अग्नि भी थोड़ा जख्मी हो जाता है। अब अग्नि के सर पर चोट भी लग जाती है, जबकि उधर अविनाश सैम को लेकर अपने फार्म हाउस आ जाता है, लेकिन अग्नि भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद इन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है और इस बार अग्नि अविनाश को बेहोश कर देता है। अब ठीक उसी वक्त लूना भी वहाँ पहुँच जाती है और तब जाकर वो नोटिस करते हैं कि आज दिन ढलने के बाद अंधेरे में भी सैम को बचाने के लिए अग्नि ने अपने उस डर को भी दूर कर दिया और अब उसकी बीमारी पहले से ठीक होने लगी है। इसके बाद अविनाश को पकड़ तो लिया जाता है, लेकिन अग्नि की बात सही निकलती है, वो असली किलर नहीं होता। और इसके बाद थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करने पर अग्नि को एक ठोस सबूत मिलता है। इसलिए अब दूसरे दिन अग्नि उन 5 लोगों को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाता है, यानी कि नर्मदा के पेरेंट्स सिद्ध, संगी और जूलिया। यहाँ अग्नि फिर से इन्हीं तीनों का इंटेरोगेशन करता है और थोड़ी बहुत पूछताछ करने के बाद वो इन तीनों को वहाँ से भेज देता है। उसकी शक्ल से पता चल जाता है कि उसने ये केस सॉल्व कर लिया है। अब सभी के जाने के बाद अग्नि इंटेरोगेशन रूम में सिर्फ नर्मदा के फादर को वापस बुलाता है और उन्हें एक रेस्टोरेंट का सीसीटीवी फुटेज दिखाकर पूछता है कि जिस दिन नर्मदा का मर्डर हुआ था उस दिन नर्मदा और आप एक रेस्टोरेंट में मिले थे, जहां इम्बा को लेकर आप दोनों में बहुत ज्यादा बहस भी हुई थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चल रहा था कि नर्मदा इम्बा को छोड़ना नहीं चाहती थी और उसके बाद क्या हुआ वो अब आप मुझे बताएंगे। तो इस तरह से अब नर्मदा का फादर जो हुआ वो सब बताने लगता है। असल में उस रात जब नर्मदा अपने घर पर जा रही होती है तो नर्मदा का फादर अपनी बेटी को फॉलो करने लगता है और अचानक उसके पास जाकर पेन से नर्मदा के गले पर वार कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इस तरह नर्मदा का पिता अपना गुनाह कबूल कर लेता है। वो कहता है कि हाँ, मैंने अपनी बेटी को मारा है क्योंकि नर्मदा ने किसी दूसरी जात के लड़के से प्यार किया और इतना ही नहीं, वो उसके साथ रहने भी लगी। दरअसल यहाँ नर्मदा के पिता का मानना ये था कि अगर सोसाइटी में इज्जत चाहिए तो इज्जत से जीना होगा और स्टेटस चाहिए तो उसका एक ही कारण है और वो है कास्ट। लोग तुम्हारी जाति देखकर ही तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे और मेरी बेटी नर्मदा मेरी जाति की पहचान थी, लेकिन इम्बा के साथ साथ रहने पर अब वही पहचान मेरी बेटी की नहीं रही। वो जिंदा रहकर भी मेरे लिए मुर्दा लाश बन गई थी, इसलिए मैंने ही अपनी बेटी को खत्म कर दिया। अब वहाँ पर ये सारी बातें नर्मदा की माँ भी सुन रही होती है और ये जानने के बाद वो नर्मदा के फादर को बहुत ज्यादा भला बुरा कहने लगती है कि तुमने इस घटिया समाज की वजह से अपनी फूल जैसी बेटी को मार दिया। तुम्हें उसको समझना था, थोड़ा वक्त देना था। मारने से तुमने क्या हासिल कर लिया? लेकिन हम देखते हैं कि इस बीच नर्मदा के फादर की आंखों में एक बूंद आंसू तक नहीं होता। और दोस्तों, यहीं पर ये कहानी एक सामाजिक संदेश के साथ एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।